क्योंकि बड़ी खबर ईरान ने तय कर लिया है। ईरान से रईसी की मौत के बाद बड़ी खबर, मोहम्मद मुखबर को नया राष्ट्रपति बनाए जाने की तैयारी है। ईरान के उपराष्ट्रपति हैं मोहम्मद मुखबर। इस वक्त रईसी के अंतिम संस्कार के बाद यह ऐलान संभव हो सकता है। खamenei की मंजूरी का इंतजार है। हालांकि उनका बयान इससे पहले भी सामने आया। ईरान के विदेश मंत्री की भी हादसे में मौत हुई है। इस हेलीकॉप्टर हादसे में राष्ट्रपति रईसी की मौत, अजरबैजान से वापस लौट रहे थे। मोहम्मद मुखबर नए राष्ट्रपति हो सकते हैं। अनुज माथुर जी, मोहम्मद मुखबर नए राष्ट्रपति हो सकते हैं, लेकिन इस जांच में जो इशारा अभी संजीव जी ने कर दिया कि कोई कदम ईरान उठा सकता है। एक हमला हुआ था ईरानी कॉन्सुलेट पर, उसने ड्रोन्स और मिसाइल से इजराइल पर हमला किया था। अगर यहां पर लीड मिलती है, क्या कोई कोवर्ट ऑपरेशन ईरान कर सकता है, करेगा? और अगर करता है तो उसके बाद पलटवार भी देखने के लिए तैयार रहना होगा। फिर हालात क्या होंगे? देखिए, आप भी उस शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे और डर रहे थे उस शब्द का प्रयोग करने के लिए। ये एक ऐसी परिस्थिति पैदा कर सकता है जो कि विश्व युद्ध का ट्रिगर बन सकती है। अब मैं आपको एक मेन वजह बताऊंगा। वो मेन वजह ये है कि ईरान जो अटैक करा ईरान ने इजराइल के ऊपर, उसकी खुद की इंटरनल डोमेस्टिक प्रेशर तो थे ही, उसके अलावा ईरान के पास रूस, चीन और कोरिया का इनडायरेक्ट सपोर्ट था। ये उसको ताकत, ईरान को ईरान की जो उसको इच्छा शक्ति दे रही थी इस प्रकार का हमला करने के लिए। तो ये जो भी कार्रवाई होगी, आप देखेंगे कि जो नया वर्ल्ड ऑर्डर सुबह से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, क्रिक इसको हम कह सकते हैं, चाइना, रशिया, ईरान, कोरिया, ये एक नया धड़ा उभर करके आ रहा है। और ये तमाम शक्तियां मिल करके इस बात का, अगर इसमें 1% भी हादसा ना होने की और साजिश की बू आई, तो आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा डायमेंशन कम से कम मिडिल ईस्ट में होगा और ये एक बड़ा ट्रिगर भी बन सकता है। अब इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताता हूं। देखिए, जो ईरान के प्रॉक्सीज हैं, उन्होंने ऑलरेडी अपने बयान देने शुरू कर दिए, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, हूती हो या कोई भी हो। तो ये आप वैसे ही मेरे को लग रहा है कि जो वातावरण मिडिल ईस्ट का अभी है वो थोड़ा और वोलेटाइल हो गया है और इसकी जांच पर निर्भर करेगा कि इसमें इजराइल का क्या हाथ है, अमेरिका का क्या हाथ है, क्या इसमें उनकी न्यूक्लियर एम्बिशंस इसकी वजह बनी है। क्योंकि आप देखिए, एक और बात मैं बताता हूं आपको कि जो विदेश मंत्री उनके साथ थे, वो विदेश मंत्री भी उनके पूरी कैबिनेट में सबसे ज्यादा मुखर थे, जो कि इजराइल के खिलाफ और अमेरिका, नाटो के खिलाफ की जो भी एक्टिविटी थी, सबसे ज्यादा उनकी आवाज थी इजराइल के खिलाफ। तो इसको एक और एक मिलाकर के अगर आप देखने का प्रयास करेंगे राजीव, तो मुझे लगता है कि ये इसमें कुछ ना कुछ आपको नजर आएगा। और अगर कहीं अनफॉर्चुनेटली ये हुआ तो इसका परिणाम जो है मेरे हिसाब से बहुत गंभीर होने वाला है, कम से कम मिडिल ईस्ट के लिए। और इसका असर क्या होगा? देखिए, इसका दूरगामी असर जो होगा वो अर्थव्यवस्थाओं पर होगा। ये अर्थव्यवस्थाएं सिर्फ मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज की नहीं है, पूरा विश्व कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से इन पे निर्भर है आर्थिक रूप से, इन देशों पर और इन देशों द्वारा कंट्रोल किए जाने वाले सी रूट्स के ऊपर। स्लॉक्स आप देखेंगे, थोड़ा सा उन्होंने हूतीज ने रेड सी में इतना हरकत किया तो कितना नुकसान हुआ है। आप इसको देखिए, जो एक कंटेनर, जो शिपिंग कॉर्पोरेशन वाले हैं, एक कंटेनर के $1500 एक्स्ट्रा कलेक्ट चार्ज कर रहे हैं क्योंकि उनको इस रेड सी की वजह से उसको। तो ये बहुत व्यापक और बहुत दूरगामी इसका अर्थव्यवस्थाओं पर जी, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। और ये लगातार बड़ी खबरें आ रही हैं। काउंसिल ऑफ फ्राइडे इमाम ने बयान दे दिया है, राष्ट्रपति रईसी की मौत स्वीकार की है उन्होंने। ईरानी विदेश मंत्री की भी मौत स्वीकार कर ली है और ये भी कह दिया है कि हेलीकॉप्टर सवार सभी लोगों की मौत हो गई है। ईरान चीज़ों को स्वीकार कर रहा है, ईरान जांच को आगे बढ़ा रहा है। ईरान की तरफ से ईरान के शह पर काम कर रहे हैं हिजबुल्लाह, लड़ाई के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। लड़ाई किससे? मौजूद इजराइल के खिलाफ मोर्चा बनाने की कोशिश, इजराइल पर इस घटनाक्रम की जिम्मेदारी थोपने की कोशिश है। हालांकि अभी जांच शुरू ही हुई है, लेकिन ईरान की तरफ से फिलहाल ऐसा कोई बयान नहीं आया है।
यूके देवनाथ सर, क्या वाकई दो गुटों में बटेगी दुनिया? क्या वाकई अगर मिडिल ईस्ट में हालात खराब होते हैं तो चलिए मेजर शाह, क्या आपको भी लगता है कि हालात खराब होते हैं तो वर्ल्ड पूरा कनेक्टेड है इस रीजन से? वर्ल्ड का जो फ्यूल है, ऑयल है, ज्यादातर यहां से निकलता है, ज्यादातर यहां से आता है, उस पर रोक लगेगी, उसके चलते पूरा वर्ल्ड हिलेगा? बड़ा अच्छा सवाल किया है आपने राजू जी। देखिए, बात ऐसी है कि वर्ल्ड कनेक्टेड है इस रीजन से। आप हमारा ही खुद का घर का एग्जांपल देख लीजिए। हमारे रिश्ते ताल्लुकात है ईरान से, हमारे ताल्लुकात हैं इजराइल से भी, लेकिन उसके बावजूद भी इन दोनों मुल्कों की, इजराइल और ईरान की नहीं बनती है, ईरान और अमेरिका की नहीं बनती है। आप देखिए रूस और यूक्रेन में क्या हो रहा है, आप देखिए चीन और ताइवान में क्या हो रहा है, आप देखिए चीन और अमेरिका का क्या हो रहा है, आप देखिए पाकिस्तान हमारे साथ बदतमीजी करता है, हम दो झापड़ लगा के इनको सही कर देते, वो अलग बात रही। लेकिन दुनिया भर में अगर देखा जाए तो ये काफी, देखिए एक छोटा सा पत्थर तालाब में सुनामी ला सकता है। एक छोटी सी चिंगारी बहुत बड़ी आग बन सकती है। आपको मैं 1914 में ले आता हूं, जब ये विश्व युद्ध का आगाज हुआ था। एक छोटे से एक असैसिनेशन से शुरुआत हुआ था और 4 साल लगे थे 1914 से 1918 तक अमेरिका को इसके अंदर कूदने में। जब अमेरिका के कुछ जहाज पे बमबारी हुई, वो डूब गए थे तब। तो एक छोटी सी बात भी कई बार बहुत बड़ी बात हो सकती है, और यहाँ पर जो हुआ है हादसा, ये छोटी बात नहीं है। जी हाँ, ये और यहाँ पर जो हुआ है हादसा, ये छोटी बात नहीं है, दुरुस्त फरमाया आपने। क्योंकि एक छोटी सी बात भी एक बहुत बड़ी बात बन सकती है, और यहाँ पर तो ऑलरेडी बड़ी बात है। तो ये इसका खामियाजा कहीं ना कहीं सारे मुल्कों को जाएगा। जो लोग मुल्क बाहर दूर बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं हमें फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है। जैसे कि लाल समुद्र को देख लिया आप, रेड सी में, गल्फ ऑफ पर्शिया, गल्फ ऑफ पर्शिया, बिल्कुल सही फरमाया आपने। तो यहाँ से जितना भी ट्रेड रूट्स हैं, ये यहाँ पे डिपेंडेंट है। यहाँ पे ह्यूथी रिपल्स ने अपनी वहां पे आकर दादागिरी जमा रखी है कि अगर कोई भी ट्रेड रूट, 50 से अन्य राष्ट्र हैं जो अफेक्टेड हुए हैं इससे, अरे वो एक बार अफेक्ट हो जाएंगे, चाहे तेल हो, चाहे कार्गो हो, चाहे टेरर हो, इनका कुछ भी हो, तो लोग अफेक्टेड तो होंगे ही होंगे। और आपने जो बात बोली, क्या 2 भागों में बटेगी दुनिया, बिल्कुल मुमकिन है। कैसे मुमकिन नहीं है? बिल्कुल मुमकिन है, मैं मानता हूं। क्योंकि अल्टीमेटली क्या होएगा कि जो मुल्क भी न्यूट्रल पक्ष रखते हैं, अल्टीमेटली अगर ऐसे ही बात बढ़ती रहे, दे विल बी फोर्स्ड टू टेक साइड्स। ठीक है, बड़ी खबर का रुख करते हैं। रईसी की मौत पर IRGC का भी बयान सामने आया है। हादसे में शव बुरी तरीके से जल गए हैं और पहचान तक संभव नहीं। जाहिर सी बात है, ये पता लगाने के लिए कौन सा शव किसका है, अब DNA की कोशिश की जाएगी, क्योंकि हेलीकॉप्टर का फ्यूल जो वहां पर बर्न किया होगा, उस फ्यूल का टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसमें ये शव पूरी तरीके से खाक जैसी हालत में आ गए हैं। जल के पहचानने की स्थिति इनकी नहीं बची है। यूके देवनाथ सर भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। यूके देवनाथ सर, हम बात कर रहे थे कि क्या 2 हिस्सों में बटेगी दुनिया। अभी जांच चल रही है, हिजबुल्लाह धमकी दे चुका है, ईरान जांच कर रहा है, ईरान ने साफ कर दिया है इजराइल को लेकर कोई भी बदलाव नहीं होगा। जिस तरीके से अब तक चीजें चल रही थी वैसे ही चलती रहेंगी। अगर इस जांच में कुछ निकला या अगर नहीं निकला या ईरान ने कोई एक्शन ले लिया, तो क्या दुनिया 2 हिस्सों में बटेगी? और बटेगी तो भारत क्या करेगा, क्या करना चाहिए भारत को? दोनों से ही अच्छे संबंध है। जी हाँ, दुनिया मोटा मोटी 2 धड़ों में ऑलरेडी बटी हुई है। एक तो धड़ा है पश्चिमी देश, नेटो के देश, यूरोपियन देश, जो कि अमेरिका के इन्फ्लुएंस में है। जो पश्चिम एशिया के ज्यादातर मुस्लिम और अरब देश हैं, वो अमेरिका के इन्फ्लुएंस में है, ईरान को छोड़कर। दूसरे धड़े में आ जाते हैं, रूस हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, चाइना हो गया, ईरान भी हो गया। जहां तक भारत का ताल्लुक है, भारत ने बहुत क्लियरली अपने को दोनों धड़े से दूर रखा हुआ है। भारत सरकार ने बार बार ये कहा है, और पिछले 1 साल में श्री S. जयशंकर जी, हमारे विदेश मंत्री हैं, उन्होंने
कम से कम 6 बार ये स्टेटमेंट दिया है कि भारत दुनिया में वही काम करेगा, उन्हीं देशों के साथ रहेगा जो कि भारत के मित्र हैं और जिनके साथ भारत का अपना एक कॉमन नजरिया है। यानी ना भारत परमानेंटली रूस चीन के पास साथ है, ना भारत परमानेंटली इंग्लैंड फ्रांस या अमेरिका के खेमे में है। भारत आप देख लीजिए हमने कितना बैलेंस रुख अख्तियार किया हुआ है। जब रूस और यूक्रेन का युद्ध चालू हुआ तो भारत के ऊपर पश्चिमी देशों का अमेरिका का बहुत दबाव आया कि भारत रूस विरोधी बयान दे। हमने ऐसा नहीं किया। इसी तरह से जब हमास और इजराइल का युद्ध हुआ तो अमेरिका ने तो भारत को पीछे से काफी हिंट दिया कि भारत को क्लियरली इजराइल का साथ देना चाहिए और फिलिस्तीन के लोगों का, हमास का निंदा करना चाहिए। लेकिन भारत ने बहुत ही बैलेंस रुख अख्तियार करते हुए कहा कि संकट की घड़ी में हम इजराइल के साथ हैं। बड़ी बात ये यूके देवनाथ सर कि अगर ये स्थिति ऐसी आ गई जहां पर कुछ फैसला लेना पड़ा तो क्या होगा, क्योंकि बड़ी खबर ये कि रईसी की मौत पर ईरान सरकार ने अलर्ट जारी किया है। ईरानी सरकार ने IRGC को अलर्ट जारी किया है। बड़ी खबर इस वक्त जो इस वक्त चल रही है, हर तरह की स्थिति से निपटने के लिए हम लोग तैयार हैं। प्रमुख शहरों में बसीज फोर्स उतार दी गई है। ईरान के कुर्द बहुल इलाकों में चौकसी बढ़ा दी गई है। कुर्द बहुल इलाकों में पिछले साल सरकार विरोधी प्रदर्शन भी हुए थे, आंदोलन भी हुए थे। संजीव सर, ईरान ने अलर्ट जारी किया है, ईरान ने कुर्द बहुल इलाकों में अपनी चौकसी बढ़ाई है। क्यों ईरान को लगता है कि कुर्द बहुल इलाकों में चौकसी बढ़ाना इस वक्त जरूरी है? देखिए, इस समय जो ईरान की स्थिति है इसमें एक ये असाधारण घटना है। ये कोई साधारण बात नहीं है कि एक हार्ड लाइनर इमेज रखने वाला राष्ट्रपति एक हादसे का शिकार हुआ है और साथ ही साथ एक बहुत ही मुखर, बहुत ही कड़े बयान देने वाले विदेश मंत्री जो हैं ईरान के, अब्दुल्लाहियान, उनकी भी इसमें मृत्यु हो गई है। और जिस तरीके की ईरान चैलेंजेस फेस कर रहा है, चाहे वो क्षेत्रीय स्तर पर हो, चाहे वो वैश्विक स्तर पर हो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ उसके संबंध हो, वो सभी जो है बेहद कठिन स्थितियां हैं। और अब ये देखना होगा कि ईरान इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में किस निष्कर्ष पर पहुंचता है, ईरान का कंक्लूजन क्या होता है, ईरान का असेसमेंट क्या होता है। और उसके बाद यदि दुर्भाग्य से किसी ऐसी असेसमेंट पर ईरान पहुंचता है कि जहां पर उसे ऐसा लगता है कि एक साजिश हुई है उसके साथ, तो फिर आप स्पष्ट रूप से ये मान लीजिए कि इसके प्रतिक्रिया स्वरूप ईरान कोई बड़ी कार्रवाइयां कर सकता है। और ऐसा अभी जो आप रिपोर्ट बता रहे हैं उसमें ऐसा लगता है कि ईरान हर तरीके की स्थितियों के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है, किसी तरीके का इंटरनल डिस्टर्बेंस ना हो पाए, कुर्द इलाकों से जो क्षेत्रीय स्तर पर किसी तरीके की स्थितियां न बिगड़े। और यदि ईरान को कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करनी है तो उसके लिए भी ईरान जो अपनी तैयारियां आने वाले समय में और तेज करेगा। तो ये अब आने वाला जो समय है, आने वाले कुछ दिन बहुत ही ज्यादा जाहिर है कि क्लोज ऑब्जर्वेशन रखने वाले होंगे कि ईरान किस तरीके की प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, किस असेसमेंट पर पहुंचता है। और उसके बाद पूरी स्थितियों को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी अपना एक रिस्पॉन्स तैयार करना होगा। लेकिन जाहिर है कि वर्तमान समय में जो स्थितियां मिडिल ईस्ट रीजन की पहले से बहुत तनावपूर्ण है। और जहां तक ईरान के जो न्यूक्लियर एम्बिशन की मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगा कि ऐसा लगता है कि ईरान क्या वर्तमान समय में जिस तरीके की चुनौतियां फेस कर रहा था उसको लेकर के राष्ट्रपति रईसी इस दिशा में कदम बढ़ाने के बारे में विचार कर रहे थे कि वो कोई परमाणु परीक्षण वगैरह करें। और जाहिर है कि ईरान की जो मंशा हमेशा से ये रही कि वो न्यूक्लियर वेपन्स को एक्वायर करे, जिसको कि लेकर के इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने समय समय पर अपनी संकल्पबद्धता व्यक्त की है कि जिस दिन उन्हें ऐसा लगा कि ईरान न्यूक्लियर वेपन एक्वायर करने जा रहा है, वो ईरान के ऊपर कोई डायरेक्ट एक्शन लेंगे। कोई बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। हेलीकॉप्टर क्रैश में ईरान के राष्ट्रपति की मौत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निधन पर दुख जताया है। ईरान के राष्ट्रपति के निधन से मैं दुखी हूं। भारत दुख की इस घड़ी में ईरान के साथ है। इब्राहिम रईसी हमेशा याद रखे जाएंगे। भारत से मजबूत संबंध में उनका एक अहम योगदान रहा। रईसी का योगदान भी हमेशा याद रखा जाएगा। अनुज माथुर जी, अगर तुलना करनी पड़े, अगर हालात इस तरीके के हों, हालांकि ये राष्ट्रपति की मौत है
और अगर पिछले हादसे से इसको मिलाया जाए तो तकरीबन जनरल बिपिन रावत जी जैसा ही ये एक क्रैश है जिसमें निधन हुआ है इब्राहिम रईसी का। लेकिन अगर तुलना करनी पड़े इस इलाके में इस तनातनी के बीच अगर ईरान कोई कदम उठाता है तो भारत, इजराइल, क्योंकि इजराइल भारत का कारगिल में एक बड़ा मददगार के तौर पर रहा है, ईरान जिसने भारत को चाबहार पोर्ट दिया हुआ है और ईरान ने भारत को एक वे आउट दिया है पाकिस्तान का रूट लेने की जगह, तो भारत किस तरीके से अपने संबंधों को बनाए रखते हुए यहाँ अपनी जिम्मेदारी निभा पाएगा? क्या मिलिटरली भारत को अपने सपोर्ट को ध्यान में रखना होगा या डिप्लोमेटिकली जो चीजें होती हैं वैसे सेटल करेगा? देखिए राजीव, मेरा ये बहुत फर्मली मानना है कि भारतवर्ष आज इस परिस्थिति में है, जिस प्रकार की आपकी लीडरशिप है और डिप्लोमेसी है, मेरा ये मानना है कि चाहे कैसे भी हालात वहां पर उभरे, हम इस दोनों साइड्स के साथ न्यूट्रल रहते हुए अपना काम कर सकते हैं। और न केवल अपना काम कर सकते हैं, अपना अपना जो विचार है उसको मेंटेन कर सकते हैं, बल्कि हम उसको डाउज करने में भी कहीं ना कहीं हम आ सकते हैं। ये बात आप देखिएगा, हमने रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में भी लोगों ने कहा था कि आप यहाँ मिलो वहां मिलो, हमने एक प्रॉपर न्यूट्रल स्टांस बना के रखा और दोनों के साथ आज की तारीख में भी हमारे युद्ध चल रहा है उनका पिछले सवा 2 साल से, और अभी भी हमारे जो संबंध है बहुत बेहतरीन है। इजराइल की मैं जहां तक आपको बात बताऊं, इजराइल एकमात्र दुनिया का एक ऐसा देश है जिसने सन 1948 से लेकर के आज तक हर समय, हर परिस्थिति में, हर लड़ाई में हमारा साथ दिया है, चाहे वो किसी भी खेमे में रहा हो। तो इजराइल के लिए हमारा एक अलग स्टांस होना चाहिए और ईरान का भी हमारा संबंध बहुत बेहतरीन है। और मुझे ये लगता है बहुत कि हम लोग डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकल लीडरशिप के उसके हिसाब से दोनों के साथ एक बैलेंस्ड अप्रोच करने में काबिल रहेंगे। ठीक है सर, उम्मीद यही करेंगे कि इजराइल और पश्चिम एशिया में हालात काबू में रहेंगे। ईरान कम से कम अपने इन्वेस्टिगेशन के जरिए सच्चाई सामने ला पाएगा और उसके बाद कम से कम इस इलाके में जो हालात अब तक चल रहे हैं उन्हें कंट्रोल करने में इंटरनेशनल लीडरशिप भी अपना रोल प्ले करेगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का साथ में जुड़ने के लिए, अपने विश्लेषण, अपने एनालिसिस के साथ। और अब आगे बढ़ते हैं।